ऑब्जेक्टिव जी ज्यादा जी। होगा, ठीक है। तो ब्राह्मण साम्राज्य की जी बात करेंगे तो मुख्यतः साहब कौन से वंश जानते हैं, इसमें शुंग आएंगे व कण्व आएंगे, ठीक है। होता क्या है, पुष्यमित्र शुंग जो था मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बताई, विदिशा बताई। कहाँ बताई, कहाँ बनाई, तो विदिशा बनाई, विदिशा ठीक है। का। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसे पराजित किया था, तो इंडो यूनानी मीनांडर को। शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था, तो ध्यान में रखेंगे, तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग से पूछा जाता है कभी कभी कितने मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है। तो कितने अश्वमेध यज्ञ कितने करवाए, क्या बताएंगे आप लोग, दो दो सर। करवाए। कितने करवाए, दो करवाए, ठीक है। और इनका जो मतलब वो था, क्या बोलते हैं, किसके द्वारा पतंजलि करवाएगा, करवाते पतंजलि के दरबार के द्वारा करवाएगा। पतंजलि जो थे योग सूत्र के प्रवर्तक, जो कि इन्हीं के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे, योग सूत्र के प्रवर्तक थे, जो कि इनके ही दरबार में रहते थे, पतंजलि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हैं। अब भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करा, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो क्या बताएंगे, तब पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, शुंग वंश का अंतिम शासक, बहुत देवभूति। सुंदर, क्या था, देवभूति था, ठीक है। और देवभूति की हत्या कर दी 73 ईसा में, ईसा पूर्व में वासुदेव ने हत्या कर दी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, शुंग हाँ। वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अब पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी, लेकिन अंतिम शासक जो था शुंग वंश का, वो आपका देवभूति था। और देवभूति की हत्या मतलब वासुदेव ने कर दी। अब वासुदेव ने मतलब कण्व वंश की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कण्व वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव ने की, ठीक है। और कण्व वंश का जो वासुदेव। अंतिम शासक की बात करेंगे तो सुशर्मा हुआ। कौन हुआ, सुशर्मा जो था कण्व वंश का क्या था, अंतिम शासक था, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद आएगा सातवाहन वंश, ठीक है, क्या आएगा, सातवाहन वंश, ठीक है। इसमें फिर से सुशर्मा की हत्या कौन कर देगा, तो सुशर्मा की हत्या कौन करेगा, शिमुख करेगा। कौन करेगा, शिमुख करेगा। शिमुख जो था 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके कौन से वंश का नींव रखेगा, तो सातवाहन वंश का नींव रखेगा, ठीक है। और सातवाहन जिसको आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसने अपनी शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो क्या बताएंगे, तो प्रतिस्थान बनाई। कहाँ से बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, प्रतिस्थान बनाई। और प्रतिस्थान जो था किस नदी के किनारे था, तो गोदावरी नदी के किनारे था, ठीक है। कहाँ पे था, वर्तमान स्वरूप में अगर बात करेंगे तो प्रतिस्थान महाराष्ट्र के वर्तमान में किस जिले में पड़ेगा, तो औरंगाबाद जिले में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र से ही औरंगाबाद से ही मतलब कौन सी नदी निकलती है, नासिक के पास है गोदावरी नदी निकलती है, पता है आपको, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। आगे चलेंगे तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक की बात करें, सीमुख होगा, सातकर्णी होगा, गौतमी पुत्र होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी होगा, वशिष्ठि पुत्र होगा, पुलवामी होगा, यज्ञ स्थिति सातकर्णी होगा, ठीक है। इनके शासकों के नाम में इनके माताओं के नाम लगा रहता था, इसीलिए माताओं का मतलब समाज में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा था महिलाओं का। लेकिन वंश जो थी पितृसात्मक थी, वंश जो था मातृसात्मक नहीं था, मतलब राजाएं मेल ही होते थे, लेकिन माओ का नाम इनके नाम के साथ जुड़ा होता था, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने करवाए, दो करवाए। उसी तरह आप देखोगे सातकर्णी ने भी दो मतलब क्या करवाया, तो सातकर्णी ने आपके दो अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया। क्या किया, सातकर्णी ने कितने करवाए, तो ध्यान में रखेंगे दो अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ करवाया, ठीक है। गुप्ता इंपायर से जो प्रश्न आएंगे आपको दरोगा के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्लीज प्रोवाइड इंग्लिश टेस्ट रिच वाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार की बात करें, हाल था एवं गुणाढ़ थे, ठीक है। तो हाल एवं गुणाढ़ दो प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे, इन्होंने मतलब सातवाहन वंश से इनका संबंध है, ये आपके ध्यान में रखेंगे। हाल ने मतलब लिखी थी गथा सप्तशती। क्या, कौन सी किताब लिखी थी, क्या बताएंगे, तो गथा सप्तशती किसने लिखी थी, हाल ने लिखी थी, ठीक है। और गुणाढ़ ने क्या लिखी थी, बृहत कथा लिखी थी। इंपोर्टेंट है, याद कर जाइए, ठीक है। गथा सप्तशती किसने लिखी थी, क्या बताएंगे, हाल ने। हाल लिखे, किसने लिखी थी, हाल ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और गुणाढ़ ने क्या लिखी थी, बृहत कथा लिखी थी। क्या लिखी थी, बृहत कथा लिखी थी। अब हमें सातवाहनों ने मतलब बहुत कुछ किया, जैसे उन्होंने चांदी, तांबे, सीसा, ठीक है, अब पोटीन और कांसे के मुद्राओं का प्रचलन किया। लेकिन इन्होंने जो सर्वाधिक जो मुद्रा का प्रचलन किया ना, वो सीसा का मुद्रा था। इसीलिए पूछा जाता भारत में मतलब सीसा का मुद्रा किसने चलाए, तो सातवाहनों ने चलाए। किसने चलाए, क्या बताएंगे, सातवाहनों ने भारत में क्या चलाए, सीसा के मुद्रा मतलब क्या थे, चला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे, ये सातवाहन जो थे अपना सिक्का ढालने के लिए, शीशा का सिक्का ढालने के लिए जिस शीशा का उपयोग करते थे, वो कहां से आता था, क्या बताएंगे, बिल्कुल कहां से आता था, रोम से आता था। कहां से आता था, वो रोम से आता, ठीक है। कहां से मंगाया जाता था उसको, तो रोम से मंगाया जाता था, ठीक है। मतलब सातवाहन जो सिक्का का सॉरी
शीशा का जो सिक्का जो ढालते थे, उस सिक्का को ढालने के लिए शीशा जो रॉ मटेरियल जो था वो कहाँ से आता था? रोम से। रोम से आता था। आप लोग का साल भर का करंट अफेयर्स भी मैं करवा दूंगा, ठीक है? कहाँ से करवाऊंगा करंट अफेयर? देखिए, प्रतियोगिता दर्पण का पूरा साल भर का करंट, टीचर वाले भी सुन लेंगे, ठीक है? टीचर वाले भी ध्यान देंगे साल भर का। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा, दिसंबर तो अभी आया नहीं, हम तो कंफ्यूज हो गए, 2024 चल रहा है क्या? मेरे दिमाग में चलने लगा 2024 चल रहा है, हम गूगल किए हैं, दिसंबर आया नहीं, दिसंबर का कैसे तैयार कर दिया है? भविष्य का सोच लिया है क्या? ठीक है, ये साल भर का, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 साल भर का करंट अफेयर्स है, ज्यादा नहीं है। इसको हम लोग करके इसको याद कर जाएंगे, ठीक है? तो जिनका भी वनडे एग्जाम रहेगा, जो भी रहेगा, उनको बहुत अधिक हेल्प होने वाली है, ठीक है ना? तो आप लोग तैयार है इसके लिए? ये यस सारी मैं सर। पेड में ही कराने वाला था, लेकिन फिर सभी लोगों का, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है ऐसे, हम दरोगा के एग्जाम के बाद पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे बीपीएससी के लिए। तो हमने चलो, जब इतना आप लोग जुड़े हुए तो कुछ तो हेल्प किया जाए आप लोगों को, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया चलो ये सारी चीजें यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है? बाकी जो क्लासेस जो हो रही है, आप लोग जुड़े रहे, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बहुत फायदा होने वाली है, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? करंट अफेयर कब तो आप हम करवाइएगा? अभ्यास जल्द करवाऊंगा मैं, ठीक है? बताइए। सर ये पोर्टिंग क्या होता है सर? ये प्रोटीन एक जो तरह का मतलब सिक्के। धातु होता था, ठीक है? उसे सिक्का मतलब प्रोटीन जो होता है ना, एक तरह का मतलब मेटल होता था, उससे भी मतलब सिक्का ये लोग बनाते थे, ठीक है? टीन का मिक्सअप होता था इसमें, ठीक है? बिल्कुल। और शीशा का भी सिक्का का प्रचलन जो था सातवाहनों ने मतलब कराया, ठीक है? और इसको इसके लेकर जो रॉ मटेरियल जो था वो लोग रोम से मंगाते थे, ठीक है? तो इससे ये भी पता हो सकता था मतलब सातवाहनों का व्यापार मतलब किसके साथ? रोम के साथ होते थे, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मणों के भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही मतलब सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सब प्राचीन पुरालेखनीय प्रमाण की बात करेंगे तो शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। सो नाना घाट अभिलेख का संबंध, ठीक है, किस वंश से? तो आप लोग क्या बताएंगे? सातवाहनों से। किससे है? सातवाहनों से। यहाँ पे क्या परंपरा आपको देखने को मिलती है? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की चर्चा जो है आपको यहीं से आपको जानकारी आपको प्राप्त होती है, ठीक है? ध्यान रखिए, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है? तो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाएंगे? तो कोई ना कोई ब्राह्मण ही करवाएगा ना। तो उसमें ब्राह्मणों को एक गांव देने की मतलब उल्लेख जो है नानाघाटा अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा कई बार एग्जाम में पूछा है। राजकीय भाषा क्या थी सातवाहनों का? प्राकृत भाषा बोलते थे। जबकि इनकी लिपि की बात करेंगे, लिपि क्या हो जाएगी? तो लिपि इनकी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है? आप इसे याद रखें, ठीक है? कौन सी लिपि हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ठीक है? सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। क्या मिलता है? सातवाहनों में मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। मतलब यहाँ पे मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास कैसे मिलता है? क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ इनकी माताओं के नाम जुड़े हुए थे। जैसे गौतमी पुत्र हो गए, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी के पुत्र, ठीक है? वशिष्ठिति पुत्र मतलब वशिष्ठिति के पुत्र, ठीक है? लेकिन बात करेंगे ना, माताओं के नाम पे राजाओं के नाम रखने की प्रथा तो थी, लेकिन वंश जो था ना, वंश का जो उत्तराधिकारी जो था वो पुत्र ही होता था। इसलिए वंश कैसा था? पितृतंत्रात्मक ही था, ठीक है? ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? आप चलेंगे आगे। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम, ठीक है, किसे सौंपा? तो गौमली को सौंपा। किसे सौंपा? सातवाहनों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का कार्य किसे सौंपा? तो गौलमी को सौंपा। गौलमी के एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। क्या होते थे? 9 रथ होता था, 9 हाथी भी होते थे, 25 घोड़े होते थे, ठीक है? और मतलब बात करेंगे 45, ठीक है, पैदल सैनिक होते थे। और ये मतलब गांव का प्रशासन का कार्य मुख्यतः देखते थे, ठीक है? सातवाहनों का अगर प्रमुख स्थलाकृतियां की बात करेगा तो कार्ले का चैत याद रखिए। कहाँ पे मिलेगा कार्ले का चैत? क्या बताएंगे कहाँ पे मिलता है ये कार्ले का चैत? किस राज्य में है कार्ले का चैत? महाराष्ट्र नहीं। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है? अजंता में वेलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। अमरावती कला का विकास किस समय में हुआ? सातवाहनों के समय में हुआ, ठीक है? तो ये सारे जो है किसकी देन है? बिल्कुल सारा सातवाहनों के देन है, ठीक है? सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शायद दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्या बोलते थे? दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते थे? सातवाहनों के कहते थे, ठीक है? क्या कहते थे? दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहनों को कहते हैं, ठीक है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है धरनीकोट नामक स्थान पे सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित एक जगह जिसका नाम है धरनीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक के नाम से मतलब क्या था? धान्य कटक के नाम से क्या था? विख्यात था, ठीक है? यह अमरावती से नजदीक है। यह कुछ साल तक मतलब कुछ समय तक मतलब सातवाहनों का मतलब राजधानी ही रहा। तो सातवाहनों का राजधानी तो महाराष्ट्र भी था, ठीक है? महाराष्ट्र में प्रतिस्थान जो बोलते हैं, ठीक है, औरंगाबाद जिले में पड़ता है। और थोड़ा दिन तक धरनीकोट नामक स्थान जो कि धान्य कटक के नाम से उस समय जाना जाता था, ये भी मतलब सातवाहनों की राजधानी रही है, ठीक है?
इस नगर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो इस नगर का प्रसिद्धि के कारण इसका प्रमुख व्यापारिक मंडी होना था। क्या था? ये प्रमुख व्यापारिक मंडी था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, जाहिर से समुद्र के बगल में ही ये था। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ से समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण भी करवाया। ठीक है। अब सातवाहन राज्य जो था उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य के बीच में सेतु का काम करता था। ठीक है। तो बोल सकते हैं सातवाहन राज्य जो था बफर स्टेट था। क्या था? बफर स्टेट कहना उचित होगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जोड़ने का काम करता था सातवाहन राज्य। हालांकि बफर स्टेट जो होता है एक छोटा राज्य होता है जो कि जो बड़े राज्यों को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम बोलेंगे भारत और मतलब चीन के बीच में बफर स्टेट क्या था? आप बोलोगे सर नेपाल है। ठीक है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में नेपाल पड़ता है। ठीक है। अगर तिब्बत अगर फ्री होता तो हम लोग बोलते भारत और चीन के बीच में एक और बफर स्टेट का नाम बताइए। देन यू सेड तिब्बत। ठीक है। तिब्बत क्या है? छोटा राज्य जो कि भारत और चीन के बीच में पड़ता था। ठीक है। तो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा चेदी। चेदी राजवंश जो था कलिंग में विकसित हुआ था। कलिंग में। ठीक है। वहां पे ओडिशा के आसपास का क्षेत्र है। भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है। हाथी गुफा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख, ये हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर ओडिशा से आपको मिल जाएगी। इस वंश का जो प्रतापी राजा जो था खारवेल था। ठीक है। तो इसीलिए पूछा जाता हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो कलिंग नरेश खारवेल। बोलते हैं ना आप लोग, कलिंग नरेश क्या बताते हैं? खारवेल बताते हैं कि नहीं? खारवेल जो था किस धर्म का अनुयायी था? अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का भी निर्माण करवाया। ठीक है। तो उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण जैन मुनियों के लिए खारवेल ने करवाई थी। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम क्या मिलता है? सबसे पहली बार भारतवर्ष नाम जो है हाथी गुफा अभिलेख में ही भारतवर्ष के नाम से भारत को जाना जाता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा। भारतवर्ष चर्चा कहाँ पे है? तो हाथी गुफा अभिलेख में ही आपको भारतवर्ष का चर्चा आपको देखने को मिलता है। आप इसे याद रखें। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत में यवन राज। यवन क्या होता है? ठीक है। यवन का मतलब विदेशी होता है, इसलिए जो काली मिर्च जो होता है उसको क्या यवन प्रिय, मतलब जो विदेशियों को पसंद आने वाला, इसलिए उसको यवन प्रिय कहते थे। यवन का मतलब क्या होता था? विदेशी होता था। तो भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी जो आए तो विदेशों से, लेकिन यही के रह गए। ठीक है। आए विदेशों से लेकिन भारत की चीजों को समझा और यही के होके रह गए। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हिमदिनानी आएंगे, शक आएंगे, पहलव आएंगे। पल्लव नहीं है। ठीक है। पहलव है। क्या है ये? पहलव है। ध्यान में रखिए, क्या है ये? पहलव है। ठीक है। इसका संस्थापक बपदेव होगा। ठीक है। इसका संस्थापक कौन होगा? बपदेव होगा। ठीक है। पहलव है। ठीक है। कुषाण, बहुत लोग पल्लव पढ़ते हैं, ये पहलव है। पल्लव यहीं के थे, ये पहलव है। ठीक है। ध्यान में आप इसको रखेंगे। आप चलेंगे सेल्यूकस के द्वारा, देखेंगे सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है। तो सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन होगा? एंटियोकस प्रथम होगा। ठीक है। एंटियोकस का राजदूत कौन था? देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, आप लोग जरा इसे याद रखें, कभी ना भूलेंगे। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है। मेगास्थनीज एक राजदूत के यहाँ पे लिखते डाइमेकस लिखिए। ठीक है। डाइमेकस। दोनों का संबंध मौर्य दरबार से था ना? अगर पूछेगा मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस हुआ। राजदूत वर्सेस राजदूत चल रहा है, ये राजा नहीं है, दोनों राजा नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे ये सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन? एंटियोकस प्रथम हुआ। तो एंटियोकस को मौर्य दरबार में एंटियोकस डाइमेकस को भेजेगा, अब मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में सेल्यूकस निकेटर भेजेगा। ठीक है। तो कभी अगर ऐसा प्रश्न पूछे सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम था, लेकिन अगर पूछेगा मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी राज्य क्या बोलते हैं एम्बेसडर में कौन था, राजदूत में कौन था, तो डाइमेकस हो जाएगा। किसके दरबार में आया था डाइमेकस? ये किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार, बिंदुसार के दरबार में आई थी। हाँ, फोन में हाथ नहीं जाता है, दिक्कत की बात है ये सब गलती होने पे पिटाई लग सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? डियोडोटस प्रथम ने किया। क्या? बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। अब बैक्टीरिया पे डियोडोटस प्रथम के साथ, ठीक है, इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जिसमें क्या था? डियोडोटस द्वितीय था, यूथुडेमस था, डेमेट्रियस था, मिनांडर था। हमारे लिए मिनांडर इंपोर्टेंट है। ठीक है। यूक्रेटाइस था, एंटी था। ठीक है।
आल्किडस था, हर्मिक्स था, ये सारे के सारे शासक जो थे, ठीक है, ये सारे के सारे शासक जो थे बैक्टीरिया के शासक थे। लेकिन भारत पे आक्रमण एक बैक्टीरियन शासक करता जिसका नाम था डेमेट्रियस था, ठीक है। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक ने किया जिसका नाम क्या था, डेमेट्रियस था। क्या नाम था, डेमेट्रियस था। इसने मतलब क्या किया, 190 ईसा पूर्व में भारत पे मतलब आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पे इसने मतलब क्या कर लिया, अधिकार लिया है। कभी कभी ने एग्जाम में इसके राजधानी के बारे में पूछता है, तो डेमेट्रियस की राजधानी की बात करेंगे, साकल था, ठीक है, साकल था। वर्तमान स्वरूप में ये क्षेत्र अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है। अफगानिस्तान वाज द पार्ट ऑफ दैट टाइम इंडिया बिकॉज कंधार और हेरात वगैरह किसे चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। किससे मिला था, किससे मिला था, अरे उनके ससुर जी ने दिया था। क्या नाम था उनके ससुर जी ने, शेल्यूकस निकेटर ने दिया था, ठीक है। तो साकल अफगानिस्तान का आसपास का क्षेत्र था। तो भारत में सबसे पहले जो बैक्टीरिया के शासक ने जो आक्रमण जो किया उसका नाम डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस ने भारत का मतलब पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पे, ठीक है, अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पे अधिकार कर लिया और उसने अपनी राजधानी साकल को बना दी, ठीक है। अब इसे ही मतलब हिंद यूनानी भी कहते हैं या फिर बैक्टीरिया यूनानी भी कहते हैं। या तो हिंद यूनानी कहेंगे या फिर बैक्टीरिया यूनानी कहेंगे। हिंद क्यों, क्योंकि भारत में आए, भारत में ये रह गए, ठीक है, इसे हिंद लग गया। बाहर के थे इसलिए यवन से यूनानी शब्द निकल कर आता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन जितने भी बैक्टीरियाई शासक थे जिसको हमने हिंद यूनानी भी कह रहे हैं, अब मैं हिंद यूनानी ही बोलूंगा, ठीक है। इनमें जो सबसे जो प्रख्यात जो थे, विख्यात जो है मिनांडर हुआ, ठीक है। मिनांडर ने अपनी राजधानी साकल बनाई जो कि वर्तमान में सियालकोट में पड़ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान हुई, सियालकोट में पड़ेगा। ये शिक्षा का मतलब प्रमुख केंद्र बन गया था उस समय, ठीक है। मिनांडर जो था ना, बौद्ध धर्म को लेकर बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक था। तो उसने मतलब एक बौद्ध साधु को पकड़ा जिनका नाम क्या था, क्या नाम था उस साधु का, क्या नाम था उस साधु का, नागसेन था। नागसेन से मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न कर डाले। नागसेन भी बेचारा कंफ्यूज हो गया जवाब देते देते। जब दोनों के प्रश्न जब बहुत अधिक जब बढ़ते गए तो नागसेन के जवाब थे, मिनांडर के प्रश्न थे। ये दोनों को मतलब जब दोनों का जो भी प्रश्न थे, मिलिंद के प्रश्न को जब उसको संयुक्त रूप से जब जोड़ दिया गया तो उनसे किताब बन जाता है। उसका मतलब इसकी चर्चा आपको मिलिंद पन्ह के नाम से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के सवाल जवाब को, ठीक है, जिसमें नागसेन के उत्तर थे, मिलिंद के प्रश्न थे, और उस पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया जिसको मिलिंद पन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंद यूनानी भारत में सबसे पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्के को। निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के, डेट मीन इनके सिक्के में शासक के नाम लिखे होते थे। क्या किए होते थे, चाहे हम ये भी कह सकते हैं मतलब सबसे पहले ऐतिहासिक सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी ने जारी किए। क्योंकि ये किस शासक के द्वारा सिक्के जारी किए गए थे उनके नाम यहाँ पे क्या होते थे, लिखे होते थे, ठीक है। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, क्या बताएंगे, हिंद यूनानी ने। अगर बिल्कुल सबसे पहले सोने के सिक्के ही, लेकिन सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के किसने जारी किए, शुद्धतम प्यूरेस्ट कुषाणों ने। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो क्या बताएंगे, गुप्तों ने। गुप्तों ने क्या किया, बहुत अधिक सोने के सिक्के मतलब जारी कर दिए। इसीलिए मतलब बात करेंगे इनके सिक्के में शुद्धता उतना नहीं था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े मात्रा पे इन्होंने मतलब सिक्के जारी किए, इसलिए सोने की शुद्धता उतनी अधिक नहीं थी। जबकि कुषाणों के सिक्के में सोने के शुद्धते बहुत अच्छे थे। हिंद यूनानी ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। बिन कटफिशस ने जारी किया था, हिंद यूनानी शासक था, ठीक है। आप देखेंगे हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक है। ये यूनान की प्राचीन कला थी जिसको हिंद यूनानी शासकों ने इसको इंट्रोड्यूस किया पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। इसको कौन से आर्ट के नाम से जानते हैं, तो हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब भारत में जो गंधार आर्ट जो है, तो भारत में जो गंधार आर्ट जैसे भारत का कला और यूनानी कला दोनों का सम्मिश्रण से बनने के बाद मतलब हुआ है। इसीलिए भारत में गंधार कला इसका हेलेनिस्टिक आर्ट का सर्वोत्तम उदाहरण भी माना जाता है, ठीक है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारत में नाट्य कला का विकास में योगदान दिया। पर्दा का प्रचलन क्या होता है, पर्दा आपने कभी नाटक देखने गए क्या, जी सर जी, हाँ तो उसमें नाटक देखने गए, देखिएगा पर्दा घींच देता है, ठीक है, फिर थोड़ा देर के बाद फिर पर्दा खुलता है, फिर एक शो खत्म होता है, फिर पर्दा घींच देता है। तो उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसीलिए इसको ना, चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए इसको यवनिका कहते थे। क्या बोलते थे, यवनिका कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे हिंद यूनानी से थे। तो भारत में सबसे पहले जो यवन शासक जो है वो कौन थे, हिंद यूनानी। ये सारे के सारे विदेशी थे लेकिन भारत में आके ये रूल करने लगे, ठीक है, इसलिए इनके नाम के साथ पड़ गया हिंद, ठीक है। अब आएंगे शक, इसके बाद कौन आएंगे भारत में, शक। शक भी थे, विदेशी थे, ठीक है, क्या थे, शक भी थे, क्या थे, विदेशी थे।
यूनानी के बाद भारत में कौन है? शक है। क्या है? यूनानी के बाद भारत में शक है। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान तो दूसरी शाखा ने पंजाब, ठीक है, पहली शाखा ने अफगानिस्तान तो दूसरी शाखा ने पंजाब जो में बनी थी राजधानी तक्षशिला। तीसरी शाखा की राजधानी मथुरा थी। चौथी शाखा पश्चिम भारत में एवं 5वीं शाखा की ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया गया था। प्रथम शक राजा की बात करेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रथम शक राजा कौन था, तो क्या बताएंगे? मो। प्रथम शक राजा कौन था? मो था। ये मतलब शक मूलतः जो थे मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे शक? मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये पशुपालक थे। क्या थे ये? पशुपालक थे। पशु को खाने के लिए क्या चाहिए? पशु को खाने के लिए क्या चाहिए? चरागाह चाहिए। मध्य एशिया में होता है ना काफी अधिक ठंडा पड़ता है, ठीक है, तो मतलब कुछ समय के बाद पूरा जो मतलब जो पास्चर्ड लैंड जो होता है, पास्चर्ड लैंड जिनको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पशु चरागाह के लिए जो भूमि जो होती है बर्फ से ढक जाता है, ठीक है, तो लोग वहां से मतलब नीचे की ओर चले आते हैं। क्या करें, पशु के लिए चरागाह की खोजते खोजते मतलब ये भारत पहुंच गए, ठीक है। तो मध्य एशिया के निवासी थे जो चरागाह की खोज में मतलब क्या हुए थे, भारत आए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और उसने कौन सी उपाधि धारण करनी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि धारण कर? विक्रमादित्य उपाधि धारण की, ठीक है। और शकों पे विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 58 ईसा पूर्व में नया संवत चला जिसको विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछेगा विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ तो क्या बताएंगे? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। शक संवत पूछेगा तो क्या बताएंगे? शक संवत 78 डांट लगेगा, ठीक है, सीधे ईस्वी होगा, उसमें ईस्वी पूर्व नहीं होगा, ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी, ठीक है। तो हमारा कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत पे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जाएगा अभी कितना शक संवत हो रहा है तो क्या बताएंगे? 2023 चल रहा है, अभी कितना शक संवत है? 23 विक्रम संवत के अनुसार 2060 होगा। संवत नहीं, शक संवत में बताइए कितना है? ठीक है, इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, 11 में 7, अभी कितना चला? अभी 1945 चल रहा है। कितना चल रहा है? अभी हम लोग आजाद नहीं हुए शक संवत के अनुसार, ठीक है। कितना चल रहा है अभी? कभी भी अगर पूछे अभी कितना शक संवत चल रहा है तो 78 ईसा इसमें घटा दीजिएगा। हाँ, विक्रम में जोड़ देंगे। विक्रम में क्या करेंगे? विक्रम में क्या करेंगे? बिल्कुल, विक्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है, ध्यान में रखिए, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इसने शकों को पराजित कर दिया 58 ईसा पूर्व में, और इन्होंने मतलब क्या कि विक्रमादित्य की उपाधि धराई। कहाँ का? एक लोकल शासक था, उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने पराजित किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद में चलेंगे ना, ये जो उपाधि जो थे विक्रमादित्य है, ठीक है, लिया गया, लेकिन उपाधि जो था बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, ठीक है। अब भारतीय इतिहास में इस उपाधि को लगभग 14 राजाओं ने मतलब इसको धारण किया, ठीक है। लेकिन जो सबसे जो प्रसिद्ध जो मतलब इस उपाधि के धारण करने वाला जो शासक जो था उसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनको भारत का क्या बोला, भारत के सबसे प्रतापी शासकों में से इनको काउंट किया जाता है। लेकिन अंतिम बार जो उपाधि जो धारण किया गया था ना, हेमू के द्वारा धारण किया गया। किसके द्वारा? हेमू जो था दिल्ली का शासक था, ये अंतिम अधिकारी, अंतिम उपाधि धारण करने वाला शासक जो था हेमू था, जो कि किस युद्ध में पराजित हो गया था? हेमू किस युद्ध में? 1556 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध बच्चा, ठीक है, तृतीय नहीं, ठीक है, 1556 में, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, ठीक है। अकबर के द्वारा पराजित हुआ था, तो ये आखिरी शासक था जिसने मतलब विक्रमादित्य की उपाधि मतलब क्या की थी? धारण की थी, ठीक है। शकों के बोलना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, मेरे तक आवाज ना आए तो फिर दोबारा बोलनी चाहिए, ठीक है। जो डाउट है पूछ। अंत कब हुआ? अर्थ सर, मतलब विक्रमादित्य का उपाधि का अंत कब हुआ?
क्या पूछना है? उपाधि है, उपाधि का कोई अर्थ होता है क्या? द्वितीय का मतलब क्या होता है? विजयी होता है, ठीक है, द्वितीय का मतलब विजयी होता है। सक्रादित्य ने उपाधि, शिलादित्य ने, द्वितीय का मतलब विजयी होता है, ठीक है। मतलब विक्रम मतलब क्या? विक्रम जो है से विजयी है, ठीक है, इसलिए विक्रमादित्य उसको कहते हैं। चलिए, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाला शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से शाखा काफी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी इसने जारी किए। लेकिन शकों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? क्या? रुद्रदामन। बिल्कुल, रुद्रदामन प्रथम जो था शकों में सबसे प्रतापी शासक था, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक था। गुजरात के बड़े भाग पे था, ठीक है। इसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए थे। सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्मित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम। इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन सबसे पहले रुद्रदामन प्रथम नहीं करवाया था। अगर पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। कहाँ पे है? तो ये आपको कठियावाड़ा, ठीक है, कठियावाड़ा के अधिसूचक, ठीक है, मतलब कठियावाड़ के पास में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। रुद्रदामन जो था शक शासक था, संस्कृत का बड़ा प्रेमी व्यक्ति था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, ठीक है, गिरनार का अभिलेख जारी किए। गिरनार का अभिलेख जो है मतलब शुद्ध संस्कृत भाषा में है, ठीक है। इसने सबसे पहले सभी अभिलेख को प्राकृत भाषा में रचित थे। इससे पहले जितने अभिलेख जो होते थे किस भाषा में थे? प्राकृत में होते थे। लेकिन इसने मतलब क्या किया? इसने मतलब क्या किए? इसने संस्कृत भाषा के मतलब क्या किए? अभिलेख मतलब क्या किए? क्या किया बताइए? इतिहास पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो बोलिए दोबारा पॉलिटी शुरू कर दूंगा, मतलब ये खत्म होने के बाद। नहीं तो बोलेंगे तो इसके बाद मॉडर्न लेकर आएंगे, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा होगी, या फिर ज्योग्राफी बोलोगे तो ज्योग्राफी करा दूंगा, एज योर विश। साइंस आपकी सुबह में चल रही है। सुबह में 8:30 बजे क्लास में क्यों नहीं आते आप लोग? संख्या कम रहती है, 25-30 ही रहती है वहां पे संख्या। सर सुबह में टेलीग्राम पे ही होता है। आ रही है, ठीक है। सर ज्योग्राफी सवेरे में अच्छी चीज क्या है? मैं करंट भी शामिल करना हो, ठीक है। हाँ, सवेरे में 8:30 बजे ये करंट भी शामिल करना हो। 1 साल का करंट आप लोग ये जानते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है? ये करंट अफेयर जो है आपका इसका है, प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर निकाला हुआ है, ठीक है। तो सवेरे के क्लास में ही क्या करेंगे? साल में 12 महीना होता है, एग्जाम में 12 दिन बाकी है क्या अभी? जी सर। कोई एग्जाम है, करंट 20 दिन भी बाकी है। हाँ, तो 1-1 महीना का करंट अफेयर सवेरे में प्रतिदिन कर लेंगे, ओके। तो फिर 2 महीना के करें बताइए, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। क्या बताओगे आप लोग? जल्दी हो 2 जाएगा। महीना कर लेते, ठीक है, बहुत सुंदर। कितने 1 महीने में कितने प्रश्न होंगे? एक सेकंड देख लेता हूँ। 144 प्रश्न है सर, उसमें 145 144 तक। 44 है, ठीक है। तो एक 144 दिन में है। 2 महीना का आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में 2 महीना का, क्योंकि सवेरे में क्लास जो चलती है 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक चलती है, तो इनफ है, ठीक है। तो कल से इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इधर आपका हिस्ट्री वगैरह चल ही रहा है, अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस रैपिड फायर रिवीजन के नाम से बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम देकर आइए, फिर बीपीएससी में मिलिए हमसे, ठीक है। चलिए, भारत में शक राजा अपने आप को क्या बोलते थे? तो क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे अपने आप को? क्षत्रप कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते पर्थियान, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पार्थियान जो थे, ठीक है, पार्थियान या फिर इनको पहलव के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद, ठीक है, पर्थियाई लोगों का आधिपत्य रहा। सबसे प्रसिद्ध पर्थियाई शासक जो था, जिनको पहलव कहते हैं, गोडो फर्निस था। इसी के काल में सेंट थॉमस, ठीक है, इसी के काल में जो था सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ये ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। क्या नाम था इसका? सेंट थॉमस, ठीक है। सेंट थॉमस अभी कुछ प्रश्न निकल कर आया था अभी हाल फिलहाल में, कुछ तो था। चलिए, केरल में जाके सबसे पहले एक ने चर्च का स्थापित करता है, ठीक है। भारत में सबसे पहला चर्च जो था केरल में बनता है, ठीक है। पर्सियाई लोगों का मूल स्थान की बात करेंगे तो कहाँ पे था? ईरान था। कहाँ पे था? ईरान था। ईरान को फारस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरान को क्या बोलते हैं? फारस बोलते हैं, ठीक है, या फिर पर्सिया बोलते हैं, ठीक है। डोंट बी सिली, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद है कुषाण। पहलव के बाद भारत में कुषाण है। कुषाण जो थे किस जनजाति से संबंधित? यूची जनजाति, ध्यान में रखेंगे, यूची जनजाति, ठीक है। यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे? यूची भी कहते थे, इसको तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। कितने कुलों में बच गया था?
पांच कुल। 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल में के क्या थे, तो एक कुल के मतलब क्या थे, कुषाण थे, ठीक है। यूची नामक कबीला 5 कुल में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे, कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कुजुल कटफिसस था। कौन था? कुजुल कटफिसस था। कौन था? कुजुल कटफिसस था, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? 2 राजधानी थी। इसकी प्रशासनिक राजधानी अगर पूछेंगे तो पेशावर बताएंगे। पेशावर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर था, पाकिस्तान में पड़ता है। जबकि इसकी धार्मिक राजधानी की बात करेंगे मथुरा थी। कहाँ पे थी इसकी धार्मिक राजधानी? मथुरा थी, ठीक है। कनिष्क जो था 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, ठीक है। 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। जब गद्दी पे 78 ईस्वी में बैठा तो इसने मतलब कौन सी संवत की शुरुआत की, क्या बताएंगे? तो शक संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? शक संवत चलाया, ठीक है, जिससे भारत सरकार के द्वारा कैलेंडर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। बौद्ध धर्म की कौन सी संगति कनिष्क के शासनकाल में और कहाँ पे हुई थी, बताएंगे जरा हमें। चौथी कुंदन ग्राम जम्मू कश्मीर। बहुत कश्मीर सुंदर में बच्चे, हुआ ठीक था है। क्या था? कुंडल। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवल कश्मीर में हुई थी, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, ठीक है। कनिष्क की बात करेंगे ना, महायान संप्रदाय का मतलब क्या था? अनुयायी था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कनिष्क को एक जनरल ने हरा दिया था, ठीक है। इसका नाम था पेन चाओ, ठीक है। किसने हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया। कनिष्क ने किसे हराया था? कनिष्क ने हर्षवर्धन को हराया। किसे हराया था? हर्षवर्धन को कनिष्क, सॉरी, अरे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, कनिष्क ने नहीं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक, ठीक है, दूसरा था, ठीक है। पेन चाओ ने मतलब क्या किया था? कनिष्क को हराया था, ठीक है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से अच्छी थी, ठीक है। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं अच्छी नहीं थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी ने सबसे पहले। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध और गुप्तों ने सर्वाधिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुप्त के समय जो स्वर्ण का जो सिक्का जो होता था उसको दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? दिनार बोला जाता था, ठीक है। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। कभी कभी एग्जाम में आएगा कुषाणों ने तांबे के सिक्के जारी किए कि नहीं, तो किए थे। उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इसने जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य का नाम था चरक था। चरक जो था एक बहुत विख्यात विज्ञान था, विद्वान था, और उसने मतलब संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता। कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता लिखी, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। जिसमें 8 भाग है एवं 120 अध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने भाग है, क्या बताएंगे? 8 भाग है और क्या है? 120 क्या अध्याय है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश क्या कहलाता है? तो चरक संहिता कहलाता है, ठीक है। चरक संहिता को भारतीय, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का मतलब क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं, ठीक है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो वासुमित्र थे। कौन थे? महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो वासुमित्र थे, ठीक है। इसने ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा, किसे? महाविभाष सूत्र को, ठीक है, जिसको महाविभाष भी कहते हैं, ठीक है। कनिष्क के राज्य कवि के जो अश्वघोष था, क्या था? अश्वघोष था। अश्वघोष ने मतलब क्या लिखी? बुद्ध चरित लिखी, ठीक है। अब बुद्ध चरित जो लिखी ना, इसको बौद्ध का रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध का रामायण कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में बीएसएससी में पूछा था बुद्ध चरित की मतलब किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। किसमें है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत में। पाली मत कीजिएगा, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई बुद्ध चरित? किस भाषा में? संस्कृत है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वासुमित्र हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन हो गया, ठीक है, महाचेत हो गया, संघर्ष भी कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, ठीक है। नागार्जुन को भारत का क्या बोलते हैं? आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन है? इनकी पुस्तक माधविक सूत्र। माधविक सूत्र में क्या दिया इन्होंने? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? सापेक्षता का माधविक सूत्र में इन्होंने क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, ठीक है, ध्यान रखें। क्या दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई थी? कनिष्क की मृत्यु की बात करेंगे 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शासक कब बने थे? 78 ईस्वी में शासक बने, 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई, ठीक है। अगर पूछेगा, ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था, ठीक है, लेकिन कण्व वंश वाला वासुदेव नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो कण्व वंश का फाउंडर वो अलग वासुदेव था। तो बात करेंगे कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था, ठीक है। कुषाण बात करें, कुषाण राजा अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र कहते थे। क्या कहते थे?
देवपुत्र कहते हैं। ये उपाधि जो कुशानु ने चीनी से ली थी, किससे ली थी? चीनियों से ली थी, ठीक, खाने वाला चीनी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये उपाधि जो कुशानु ने किससे ली थी? चीनियों से ली थी, ठीक है। चलिए, अब बात के कनिष्क के समय में दो शैली विकसित हुई, ठीक है, गंधार शैली और मथुरा शैली। मैंने क्या बोला? गंधार शैली जो था यूनानियों के द्वारा दिया गया था, किस आर्ट से लिया गया था? हेलेनिस्टिक आर्ट। मैंने क्या बताया था आपको? हेलेनिस्टिक आर्ट बताया था, ठीक है। तो कुषाण के समय में दो शैली विकसित हुआ, एक था आपका गांधार शैली और दूसरा कौन सा शैली था? मथुरा शैली, ठीक है। ये कनिष्क के शासन काल में ही विकसित हुआ। हम पूछेंगे मथुरा संग्रहालय में, ठीक है, किस प्रकार मूर्तियों का संग्रह आपको देखने को मिलता है? तो क्या बताएंगे? कुषाण कालीन। क्या बताएंगे? कुषाण कालीन मूर्तियां, ठीक है। गंधार कला के लिए कौन सा जगह जो था प्रसिद्ध था? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, तक्षशिला। क्या बोलते थे? तक्षशिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा था 67 बीपीएससी में, नहीं 68 में शायद पूछा था, 68 में ही। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध मतलब कौन थे? तो क्या बताएंगे? कुषाण थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुषाण साम्राज्य के मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया? ये भी इंपोर्टेंट। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया? सिल्क रूट किसने करवाया? कनिष्क ने करवाया, ठीक है। और चीनी कहते हैं तो सिल्क रूट हमने करवाया, ठीक है, कनिष्क ने करवाया था सिल्क रूट, ठीक है। रेशम बनाने के तनिक उसका सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में। तो चीन में हुआ था, ठीक है। मथुरा का एक जगह था साटक, साटक नामक विशेष, सॉरी, मथुरा में साटक नाम का विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण का केंद्र भी था, ठीक है। तो मथुरा जो था शुरू से ही मतलब वस्त्र निर्माण के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था, ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक अगर पूछेगा विकास किसका, तो वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ, ठीक है। और इसी कुषाण के समय में बुद्ध की मतलब मूर्ति जो बनती है ना, वो खरी प्रतिमा की बनती है। कैसी बनती है? खरी प्रतिमा की बनती है। और बुद्ध भगवान के कान जो होंगे ना इस मूर्ति में थोड़े बड़े बड़े होंगे, गाल जो होते हैं ना थोड़े से मतलब उभरे हुए होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसे प्रतिमा मतलब कुषाण काल में आपको बनते हैं, ठीक है, बुद्ध भगवान के। चलिए, संगम युग में चलेंगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसमें तो किसी को जल्दी समझ में नहीं आएगा, भाग जाएंगे सब आदमी। पढ़ाओ संगम युग। अजीब अजीब नाम आने वाला है। क्या? आने दीजिए सर, आने दीजिए। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा कहानी भी सुनाऊंगा। एक प्रेम कहानी इसमें सुनाऊंगा आप लोगों को, माधवी और कन्नगी की प्रेम कहानी। वो तो सर पूरा इतिहास है। पूरा इतिहास है ये चीज। तो शुरू करें? यस सर। चलिए, एक मिनट। आप लोग खा पी भी रहे हैं ना साथ में? अच्छा है ना? अभी ठंडा के समय पढ़ने में बहुत मजा आता है ना, आराम से बिस्तर में चले जाइए, कुछ खाने के लिए मिल जाए, बहुत सही रहता है। साथ खा रहे हैं सर। हम तो पानी पीते रहते, गर्म पानी पीते रहते हैं, दिन भर में 5-7 बोतल पी जाते हैं। चलिए, इसीलिए तो गला ठीक रहता है आपका सर। हाँ, मेरा आवाज कभी भी आपको खराब नहीं मिलेगा, मैं कितना भी ज्यादा बोल दूं, ठीक है। मैं बहुत तेज, बहुत लाउडली, बहुत ही क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग बोल के देखें लगातार। मैं प्रतिदिन आई थिंक मैं 8-9 घंटा बोलता हूँ, ठीक है। अरे सर, आप गर्म पानी पीते हैं ना, गर्म पानी इसलिए नहीं होता। 3 घंटा पेट में, ठीक है, 4 से 5 घंटा इधर बोलते हैं। अभी ज्यादा हो जा रहा है, अभी 7-10-12 घंटा चला जा रहा है। लोग समझिए कि से दिन भर तो 2-3 घंटा का रेस्ट लेने का चल ही रहा है, दरोगा तक ऐसे ही आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। देखिएगा आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, आप चलेंगे अपना संगम युग, ठीक है। संगम युग चलेंगे तो साथ में हम लोग दक्षिण भारत ही जाएंगे, ठीक है। संगम युग में चलेंगे दक्षिण भारत में मुख्यतः 3 राज्य में हम लोग घूमेंगे। कौन कौन से राज्य में घूमेंगे दक्षिण भारत में? चोल पढ़ेंगे, चेर पढ़ेंगे, पांडे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चोल, चेर, पांडे, ठीक है। इसमें चेर को क्या बोलते थे? चेर को केरल पुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? चोर को केरल पुत्र बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, संगम युग में चलेंगे तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास, हमें जिस इतिहास से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक युग में। ये तो सारा नॉर्थ इंडिया वगैरह का हम लोग पढ़ रहे थे। हम सीधे दक्षिण भारत के जब इतिहास के बारे में हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? संगम, ठीक है, संगम साहित्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संगम क्या होता था? संगम का मतलब मिलन, ठीक है। किसका मिलन? ठीक है, किसी व्यक्ति का मिलन नहीं, प्रसिद्ध संतों का मिलन। कौन सा संत? मतलब तमिल कवि, ठीक है, ध्यान रखें, तमिल कवि एवं विद्वान, ठीक है, तमिल कवि एवं विद्वान जहां पे एकत्र हुए, उन्होंने मतलब संगम बनाया,
प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं से संगम के समझ प्रस्तुत करता था। इनकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। जैसे मान लिया आपने कुछ लिखा, ठीक है, आपने कुछ, आप भी कवि हो, मैं भी कवि हूँ, ठीक है, सभी लोग एक जगह मिले, सभी लोगों ने बोला मैं भी लिख कर लाऊं, आपने बोला हम भी लिख कर लाए, 50-100 लोग मिल गए, सभी लोगों ने अपना अपना लेखन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और जब सभी लोगों ने देखा, ठीक है, सभी लोगों ने देखा, सबको जब पसंद आ गया, तो जो उन्होंने लेख जो प्रस्तुत किया था, जब सभी लोगों के द्वारा उसको एक्सेस कर लिया गया, तब उसको स्वीकृति दे दिया गया, तब उसको प्रकाशन किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छाप दिया गया। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं की संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित थे। अगर पूछेगा तो यहाँ पे तो अभी अगर बात करेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पे मतलब ये पांड्य राजा ने मतलब तीनों संगम का आयोजन करवाया। किसने करवाया? तीनों संगम का आयोजन किसने करवाया? पांड्य राजा ने करवाया। ठीक है, ध्यान में रखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, एक बार समझ आएगा फिर संगम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दक्षिण भारत के इतिहास में सब भागते रहते, एक बार आप हमसे पढ़ लीजिए फिर आपको दिक्कत, बस थोड़ा सा आधा घंटा का समय मैं आपको दिमाग में उतार दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मैं संगम दक्षिण भारत के इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुख्यतः आप देखोगे अगर पूछेगा वंश कितने हैं तो एक आपका चोल हो जाएगा, ठीक है, एक आपका चेर हो जाएगा, एक आपका पांडे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इस संगम कराने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसा का संगम तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, खर्च होंगे, तो सारे को फाइनेंस करने का काम जो किया पांडे राजाओं ने किया। ठीक है, इसलिए बोला जाता है किसके संरक्षण में हुआ, तो पांडे राजाओं के संरक्षण में हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे संगम साहित्य का, यहाँ पे मैंने बता दिया, हाँ, इसमें संकलित साहित्यों को संगम साहित्य कहा गया, तो हो ही गया। यहाँ पे देखो संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 तक होता है, मतलब 300 ईसा पूर्व में शुरू होगा और 300 तक, मतलब 600 वर्षों का इतिहास आपको मुख्यतः यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 300 BC से लेके 300 AD तक। ठीक है, तो कितने वर्ष हो गए? 600 वर्ष हो गए। ठीक है, मतलब 300 आएंगे जीरो की तरफ तो 300 प्लस इधर करेंगे और जीरो से फिर 300 प्लस उधर जाएंगे तो 600 वर्ष हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। पहला जो है इसको बोलते हैं पत्थु पपातु, क्या बोलते हैं? पत्थु पपातु। दूसरा जो है इथुथु धौके, क्या बोलते हैं? इथुथु थौके। ठीक है, और तीसरा जो है पादिनेन किलकनकु, यही बोला, अजीब अजीब नाम आएगा। ठीक है, पादिनेन किलकनकु। ठीक है, तो क्या है, संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में करेंगे। सबसे पहले पत्थु पपातु, इथुथु थौके, पदानिनेन किलकंकु। ठीक है, चलिए आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, चिंता मत कीजिए, इतना टफ नहीं पूछेगा। तिरुवल्लुवर कृतकुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, तो कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का बाइबल कुरल को कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके विषय में त्रिवर्ग की बात की गई, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन में परनय से संबंधित, परनय का मतलब विवाह। ठीक है, चलिए तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया, जिसे मतलब तीनों संगम को जब संक्षेप में जब मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? मुचंगम। क्या बोलेंगे इसको? मुचंगम। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुचंगम कहा जाता था। प्रमुख संगम में प्रथम संगम, मध्य संगम, प्रथम संगम होता, मध्य संगम दूसरा को बोलते थे, अंतिम संगम तीसरा को बोलते थे। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते, पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे संगम काल होता कैसे है। ठीक है, साल हो जाए 4440 ईसा पूर्व। ठीक है, 4440 ईसा पूर्व में, ठीक है, एक स्थान तब मदुरा जो वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुका है, यहाँ पे पहला संगम होता है। इसके जो ऋषि जो थे, ऋषि का नाम याद है, इसका अध्यक्षता कौन? अगस्त ऋषि कर रहे थे। ठीक है, दूसरा संगम जो होता है कपाटपुरम। ठीक है, कपाटपुरम में मतलब क्या होता है? दूसरा संगम होता है, ये भी जगह जो है समुद्र में विलीन हो चुका है। इसका जो मतलब कर रहे थे अगस्टस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अगस्टस कर रहे थे। ठीक है, तीसरा संगम की बात करेंगे, ये भी मदुरा में हो चुका था, हो रहा था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षता जो नकीकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नकीकर। साल आप भूल जाओ, आप हमें बताएं प्रथम संगम का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अगस्टस। ठीक है, अगस्त ऋषि। ठीक है, दूसरा संगम कौन कर रहे थे? दूसरा का अगस्त भी। ठीक है, तीसरा का मतलब कौन कर रहे थे? तीसरा नकीकर। तीसरा के कौन कर रहे थे? नकीकर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज आप अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है ना,
कभी कभी क्या पूछ देता है ना कि पहला संगम में किसकी रचना की गई थी, आप छोड़ दीजिए, आप उतना नहीं याद कर पाओगे मुझे पता है, आप इतना पर ध्यान में रखो ना। तोल्काप्पियम की बात करें, तोल्काप्पियम जो कि तमिल का व्याकरण है, इसके रचयिता जो है ना तोल्काप्पियर है। तोल्काप्पियम के रचयिता को ना तोल्काप्पियर है, और इसकी रचना जो की गई थी ना दूसरा संगम में किया गया। इतना ही याद रखो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्या याद रखना है, तोल्काप्पियम की बात करेंगे तो तोल्काप्पियर ने इसकी रचना की थी, जिसको तमिल व्याकरण कहते हैं। यार इसकी रचना जो हुई थी किसमें हुई थी, तोल्काप्पियर के द्वारा। दूसरी संगम में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी आप ज्यादा नहीं याद कर सकते, मैं जानता हूँ पहला दूसरा में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कवियों और विद्वानों की प्रसिद्ध के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी में प्रारंभ शैव संत नयनार ने किया था, जिसका नाम क्या था, उसको अपार के नाम से जानते थे, पूरा नाम था तिरुनाबुक रचू था। ठीक है, नयनारों की संख्या कितनी है, 6 के आधा 3, क्या नाम है। ठीक है, अलवारों की संख्या कितनी है, 1 के दुगुना 2। ठीक है, ये आसान तरीका है, 6 के आधा 3 नैनार, 1 के दुगुना 2 अलवार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक तो बहुत सारा बताऊंगा, लेकिन ट्रिक का मतलब ही धोखा होता है। ठीक है, भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताता, लेकिन मैंने बहुत सारा याद कर रखा है। ठीक है, संगम काल के विवरण देने वाले अन्य स्रोत क्या है, तो अशोक का मतलब आप देखेंगे, अशोक का मतलब 13वां अभिलेख जो था, जहां पे कुछ मतलब राज्यों के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलता है, बताया था ना, जहां पे उसने भेजे थे, वहां पर भी संगम काल के बारे में अभिलेख से पता चलता है। चोल पांडे में चेर के बारे में बताया गया अशोक के अभिलेख में। ठीक है, तो संगम काल के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज, एस्टर्बो, प्लिनी, टॉलमी जैसे यूनानी लेखों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में मतलब उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में तमिल राज्यों का उल्लेख आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, हाथी गुफा अभिलेख। 8वीं सदी ईस्वी के इरेन्यार, ठीक है, अगपो रूल के भाष्य की भूमि पर 3 संगमों का उल्लेख देखने को मिलता है। एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा, संगम के बारे में। ठीक है, संगम काल के बारे में इनमें से किस स्रोत में आपको जानकारी देखने को मिलता है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से पता चलता है, मेगास्थनीज, एस्टर्बो, प्लिनी और टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने मतलब इसके बारे में चर्चा किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से तमिल राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से सभी। तो क्या लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, या फिर इनमें से एक से अधिक, जैसा ऑप्शन है देख लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यू शुड बी लर्न इट, और आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप आते प्रेम कहानी, आप लोग को सुना तो बहुत सुंदर प्रेम कहानी है, सुनिएगा जरा। ठीक है, इलांगो ने किताब लिखी। ठीक है, संगम साहित्य का सबसे प्रसिद्ध किताब है इलांगो के द्वारा, जिसका नाम शिल्पाधिकारम। क्या नाम है किताब का, नाम शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का मतलब होता है नुपुर की कहानी। निपुर किसको बोलते हैं, पायल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निपुर किसको बोलते हैं, पायल को बोलते हैं। उसको निपुर की कहानी के नाम से जानते हैं, या फिर पायल गीत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, इसको तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 30 सर्ग है, कितने इसमें समझ लेंगे, इसमें 30 क्या है, सर्ग है। कितने हैं, 30 सर्ग है इसमें। ठीक है, इसको 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। कितने खंडों में लिपिबद्ध किया गया है, 3 खंडों में लिपिबद्ध किया है। और ये अगर बात करेंगे इसका किस धर्म से अगर संबंधित है ना, अगर कभी ऐसा पूछे तो बौद्ध से। ठीक है, इसमें बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य शिल्पाधिकारम। ठीक है, होता क्या है, कावेरी पट्टनम में ना एक नाविक रहता है। क्या नाम रहता है, नाविक ने, एक व्यापारी रहता है, सॉरी व्यापारी, इसका नाम रहता है कोबलम। क्या रहता है, कोबलम। उसकी पत्नी जो रहती है ना कन्नगी रहती है। ठीक है, कन्नगी रहती है। ठीक है, लेकिन कोबलम का प्रेम हो जाता है, किससे हो जाता है, एक मतलब नर्तकी से, माधवी से मतलब इनका प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिदिन मतलब कोबलम क्या करता है, माधवी से मिलने जाता है। ठीक है, माधवी से प्रतिदिन कोबलम जब मिलने जाता है तो इसकी पत्नी जो थी कन्नगी उसका पीछा करती है। ठीक है, अपने पति को सब कुछ करते हुए मतलब देखती है। ठीक है, लेकिन कभी भी अपने पति को मतलब वो टोकती नहीं है, बताती नहीं है तुम ये चीज मतलब छोड़ दो। ठीक है, तो दोनों का प्रेम चलते रहा कोबलम और माधवी का। लेकिन एक दिन मतलब क्या करता है कोबलम, बहुत बड़ा गलती क्या करता है, अपने पत्नी को छोड़कर, माधवी को छोड़कर मतलब क्या कर जाता है, अपने पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी को लेकर भाग जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भाग जाता है ना, तो माधवी काफी अधिक मतलब कन्नगी जो थी, इसकी पत्नी जो थी जिनसे इसका विवाह हुआ था, काफी अधिक परेशान हो जाती है। ठीक है, लेकिन जहां ये भाग कर जाता है ना, जहां ये भाग के जाता है तो वहां पर गलती से इसका नाम किसी चोरी में फंसा देता है, कोबलम का नाम चोरी में फंसा देता है। ठीक है, तो कोबलम के नाम जब चोरी में जब आ जाता है, कोबलम के नाम जब चोरी में आ जाता है तो कोबलम को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसने चोरी नहीं की रहती है।
ठीक है। तो माधवी तो प्रेमिका थी, बहुत ज्यादा इस पे असर नहीं पड़ता, लेकिन कन्नगी को जब ये बात जब पता चलता है, तो जब वहां पहुंचती है तो कन्नगी काफी दुखी होती है और अपने आप को मतलब सुसाइड सुसाइड कर लेती है। लेकिन बाद में जाकर उसने साफ देता है वहां के राजा को कि तुम्हारा मतलब नाश हो जाएगा, ठीक है। तो कन्नगी के सम्मान में बाद में पत्नी पूजा होता है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेन गुटवन ने पत्नी पूजा की शुरुआत करवाई थी, ठीक है। लेकिन कोबलम और माधवी की एक बेटी होती है, ठीक है। क्या नाम था इसका? नाम था मनी मैकलई। क्या नाम था? बेटी का नाम था मनी मैकलई, बिल्कुल ठीक है, मनी मैकलई। जिसे ये दोनों का प्रेम चल रहा था, तो ये लव स्टोरी ट्रेंगुलर लव स्टोरी है। कैसा है? मतलब कोबलम प्यार कर रहा है माधवी से, कन्नगी जो है माधवी की पत्नी, किसकी? माधवी बोल रहा हूँ, किसकी? कोबलम की पत्नी है, ठीक है। अब माधवी और कोबलम से एक बेटी होगा जिसका नाम था मनी मैकलई, ठीक है। मनी मैकलई को भी प्रेम हो जाता है, ठीक है। किससे हो जाता है? एक राजकुमार से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था उदय कुमारन, ठीक है। तो यही जो शिल्पाधिकरम का स्टोरी जो है सो आगे कनेक्ट करेगा, मतलब माधवी और कोबलम का प्रेम कहानी खत्म होगा और शीतले सतनार एक किताब लिखेंगे जिसे मनी मैकले, या दोनों किताब जो है ना, एक किताब खत्म पार्ट 1 है तो दूसरा किताब क्या है? पार्ट 2 है, ठीक है। तो कोबलम का जो बेटी जो थी मनी मैकले, उसका प्यार किससे होगा? तो राजकुमार उदय कुमारन से प्यार होगा। दोनों कहानी जो है आपस में मतलब क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है। समझ गए कहानी क्या है? ठीक है। तो इस पे एक फिल्म पायल बनना बन चाहिए। जाता है ना, पायल, तो इसी चोरी में इसका नाम लग जाता है। तो इसकी हाँ हाँ पत्नी हाँ। देती है जाकर, इस हम्म। पे है सब, आप दूसरा ही मत। मैंने बहुत गरीब हो जाता है, तो फिर ये पत्नी हाँ, के साथ दूसरे शहर जाता है व्यापार करने पायल के लिए। बेच उच कर देती है, ऐसा तो कहानी इसको होता है। मौत की सजा सुनाया जाता है ना इसको। हाँ हाँ, बस कन्नगी के पास एक ही पायल रहता है, वो ये हाँ पायल हाँ चाहता है जब तक कि मतलब उस राज्य की जो रानी है उसका पायल खो जाता है, उसी टाइप हाँ का मैम। राजा का जो तो हाँ हाँ, इसको नेक्स्ट कहानी है। है ना। तो सांप दे देता है उसमें, ठीक है। हाँ, तो ये हाँ वो इसकी शायद इसकी मौत हो जाती है, तो पत्नी पूजा इसके सम्मान में किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था? तो शिल्पाधिकारम ने पायलों की गीत वाली कहानी निपुर कहानी लिखी, जो कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य की दर्जा दिया गया, जिसमें किसकी कहानी है? तो कोबलम और माधवी और कन्नगी की प्रेम कहानी है, ठीक है। आगे चल के मदुरा के बौद्ध बौद्ध धर्मावली, जिसका नाम था व्यापारी, जिसका नाम शीतले सतनाथ, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मनी मैकले, मनी ठीक में है। क्या नाम था? मनी मैकले, ठीक है। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है, इसमें से जैन प्रभाव है, ठीक है। तो अगर पूछेगा शिल्पाधिकरण में बौद्ध प्रभाव है, ठीक है, ये मनी मैकलई में बात करेंगे, मनी मैकलई में तो जैन है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन में मनी मैकलई जो कोबलम और माधवी की बेटी जो थी, उसका मतलब प्रेम कहानी आपको देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक, ठीक है, दीदनाथ की कृति न्याय प्रवेश पे आधारित है, लेकिन मुख्यतः क्या है? जैन इफेक्ट इस पे देखा जाता है, ठीक है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है, जीवक चिंतामणि, ठीक है। इसकी रचना का श्रेय किसा जाता है? तिरुतक्त देवर को जाता है। किसे जाता है? तिरुतक्त देवर को जाता है, ठीक है। जीवक चिंतामणि का श्रेय किसे जाता है? तो तिरुकत तिरुतक देवर। देवर को जाता है। तिरुतक देवर को जाता है, ध्यान में रखेंगे। तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था, लेकिन बाद में जाके क्या बन जाता है? तो बाद में जाके जैन भिक्षु बन जाता है, ठीक है। तिरुतक देवर कौन था? पहले चोल राजकुमार था, बाद में जाके जैन भिक्षु बन जाता है, ठीक है। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है, 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई है, ठीक है। बात करेंगे इनमें से तिरुवावल्लुवर की तिरुकुलल जो है सबसे अधिक क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। राम कथा के अनेक, ठीक है, राम कथा के अनेक तमिल संस्करण में सबसे प्रसिद्ध जो है कंबन रामायण, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध क्या है? कंबन रामायण जो है, दक्षिण भारत का रामायण जो है कंबन के द्वारा लिखा गया, सबसे प्रसिद्ध है। इसको क्या बोला? इरामावतारम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरामावतारम बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणी में हम लोग बांट सकते हैं। पहला को अकम बोला जाता है, दूसरा को क्या बोला? पूरम बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकम काव्यों का मूल विषय क्या है? प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का मूल विषय क्या है? युद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो संगम साहित्य के काव्य का एक तो प्रेम के ऊपर आधारित है, दूसरा क्या? युद्ध के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकम और पूरम। अकम में क्या है? प्रेम विषय है, जबकि पूरम में क्या है? युद्ध है, ठीक है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे चोल, चेर और पांडे था, जिसके बारे में हमको पहले ही बता दे चुके हैं। उत्तर पूर्व में चोल होगा, दक्षिण पश्चिम में चेर होगा, दक्षिण पूर्व में क्या होगा? पांडे होगा, ठीक है। इतना आप लोग क्या रखें? ध्यान में रखें, ठीक है। संगम युग राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जो कौन था? तो चोल था। कौन था? संगम युग राज्य में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो क्या बताएंगे?
चोल, क्या कौन सा राज्य था? तो चोल राज्य था, वो आपको ध्यान में रखना है। चोल राज्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये पेन्नार और मतलब दक्षिण में बेल्लारू नदी के बीच में था। पेन्नार और दक्षिण में बेरालू राज्यों के बीच में था। यहाँ का जो सबसे प्रतापी राजा, जो इसका नाम था करिकाल था। क्या नाम था? करिकाल था। कहा था? अभी आप लोगों ने फिल्म देखा क्या? फिल्म है PS4 के नाम से, कितने लोगों ने देखा PS4? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे कुछ चीजें बहुत अधिक तक बताई गई, ठीक है, अगर आपने देखा। हालांकि बहुत बोरिंग फिल्म है। हम तो एक इतिहास के इतने अच्छे मतलब वो है, उसको 3 दिन में मैंने उसे देख के खत्म किया, बहुत बोर लग रहा था। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा चोल राज्य कुमार के बारे में थोड़ा सा बहुत सारा स्टोरी, करिकल के बारे में भी वहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है, करिकल की बात करेंगे ना, तो ब्राह्मण मतानुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, पत्नी नपाले में करिकल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया। मतलब किताब है जिसका पत्नी पपाले। ठीक है, ध्यान रखें। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में, ठीक है, बेन्नी का युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन सा युद्ध? बेन्नी का युद्ध का उल्लेख आपको देखने को मिला, जो करिकल ने पांडे तथा चेर सहित 11 राज्यों को पराजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकल ने पांडे को पराजित किया, चेर को पराजित करने के सहित 11 राजाओं को भी बन्नी के रूप में पराजित कर दिया गया। ठीक है, अब पुहार और कावेरी पट्टनम शहर की स्थापना किसने की थी? करिकल ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुहार की बात करेंगे, कावेरी पट्टनम की बात करेंगे। दोनों शहर जो था बंदरगाह के लिए जाना जाता था, व्यापार वहां से होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुहार और कावेरी पट्टनम की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पुहार और कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकल ने की। ठीक है, और अपनी राजधानी उरयूर से कहाँ बनाया? कावेरी पट्टनम हस्तांतरित करी। उरयूर से कहाँ किया अपनी राजधानी को हस्तांतरण? कावेरी पट्टनम किया। ठीक है, इसने कावेरी नदी के मुहाने पे बांध बनाया। ठीक है, क्या बनाया? कावेरी नदी के मुहाने पे इसने क्या बनाया? बांध बनाया। ठीक है, और सिंचाई करने के लिए मतलब क्या किया? नहरों का निर्माण भी कराया। ठीक है, पेरुना नुनुपादे में करिकाल को संगीत सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। किताब का नाम है पेरुना नुनुपादे। इसमें मतलब करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का मतलब 7 गो मतलब उसमें स्वर होता है ना, उसका मतलब क्या बताया गया? तो इसको जानकार विशेषज्ञ बताया गया था। संगम युग का दूसरा राज्य की बात करेंगे, चेर था। आधुनिक में बात करेंगे, केरल प्रांत में स्थित है, इसीलिए मतलब इसको केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं। चेर राजाओं को क्या कहा जाता है? केरल पुत्र कहा जाता है। ठीक है, आंध्र सातवाहन को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। हर्षवर्धन के राज्य को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न है तो आराम से उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस राज्य का प्रमुख राजा में कौन था? उदयनजिरल। ठीक है, नेंदुजिरल। ठीक है, और सेन गुटवन की बात करेंगे तो सेन गुटवन ने अधिराज की उपाधि धारण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठा करवाया, और इसने पत्नी पूजा भी मतलब प्रारंभ करवाए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संगम युग का तीसरा राज्य कौन था? पांडे था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? मदुरा थी। यहीं पे मतलब क्या होता है? मदुरा में आप देखोगे पहला दूसरा मतलब क्या होता है? पहला और तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा नहीं, पहला और तीसरा मतलब क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, पांडे राजाओं ने नेंदुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। पांडे राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेंदुजेलियन था। ठीक है, ध्यान रखें। पांडव का पहला उल्लेख किसने किया? पांडे का पहला उल्लेख किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया। किसने किया? ये पांडे राज अभी तो ये पौराणिक इंडिया में, आगे चल के भी एक पांडे राज आएगा। ठीक है, जो कि आप कहाँ पे देखोगे तो थोड़ा मेडिवल से आगे जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको पांडे राज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। मेगास्थनीज ने पांडे राज्य को किसके लिए प्रसिद्ध बताया है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। ठीक है, सर अंतिम ज्ञात यही पांडे वहाँ मेडिवल में आएंगे क्या? खत्म हो जाएगा तो डूब जाएगा ये। वो आगे चल के आएगा जहां पे मतलब कौन जाएगा? तो इटली का कौन सा यात्री था? मार्को पोलो। ठीक है, पांडे राज की यात्रा पे जाएगा तो मार्को पोलो अभी थोड़ी ना आएगा, वो दूसरा पांडे है। ठीक है, ये तो समाप्त हो जाएगा। संगम वाला कोई भी राज्य नहीं रहेगा, सब समुद्र में डूब जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात करेंगे तो संगम का अंतिम ज्ञात शासक की बात करें, इसका नाम था नलवी-कोडन। क्या नाम था? नलवी-कोडन। संगम युग के राज्यों के क्या मतलब मंडल बोलते थे? क्या बोलते थे? मंडल बोलते थे। ठीक है, राजा के जन्मदिन को क्या बोला जाता था? राजा के जन्मदिन को पेरुनल। क्या बोलते थे? पेरुनल बोला जाता था। मंत्री को लेकर प्रश्न पूछा गया। ठीक, अमाइचर क्या होता था? अमाइचार या फिर अमाइचान क्या होता था? तो संगम युग में मंत्रियों को बोला जाता था। ठीक है, संगम युग में देखोगे तो राज्यसभा होती थी, जिसे नालवे कहते थे। क्या कहते हैं? संगम युग में राज्यसभा को क्या बोलते थे? नालवे कहते थे। क्या कहते थे? नालवे कहा जाता है। ठीक है, यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। ये राजा के साथ क्या करता था?
नालवे जो था न्याय के कार्य करता था, ठीक है। राजा जो था देश का प्रधान न्यायाधीश था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत जो होता था इन्हीं के पास होता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। राजा क्या होता था, राजा मतलब प्रधान न्यायाधीश होता था, सभी प्रकार के मामले की सुनवाई का अंतिम अधिकार जो था अदालत में होती थी। लेकिन राजा का सहायता करने के लिए एक राज्यसभा भी थी जिसको क्या बोलते हैं, नालवे बोलते थे, जो कि न्याय कार्यों में राजा की सहायता करती थी, ठीक है। राजा के न्यायालय को क्या बोलते हैं, राजा का जो न्यायालय जो था उसको क्या बोलते हैं, मनरम कहते थे। क्या बोलते थे उसको, मनरम कहते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अगर बात की जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, व्यभिचार समझते हैं ना, गलत कार्य करना, ठीक है, कैरेक्टर व्यभिचार से संबंधित होता है। अपराध के लिए मृत्यु दंड तक दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता था तो उसको जीभ तक काट लिया जाता था, ऐसे मतलब है, ठीक है। भूमि कर देने की क्या प्रथा थी, तो भूमि कर नगद में भी दे सकते थे, अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था, भूमि कर दिया जाता था, ठीक है। नगद भी देते थे, मतलब नगद देने का मतलब डेट मीन्स मतलब कॉइन वगैरह तो आ ही चुका था तब तक। संभवतः ये उपज का मतलब कितना होता था, 1/6 होता था। ध्यान में रखिए कितना होता था उपज का, 1/6 होता था, ठीक है। कितना होता था, 1/6 होता था, ठीक है। ध्यान में रखना कितना होता था, 1/6 होता था, ठीक है। कितना होता था, 1/6 होता था, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। कब बढ़ाया था, जब युद्ध हो जाए या फिर अकाल युद्ध हो जाए, फिर ऐसी परिस्थिति हो जाए जब राज्य को जब अधिक पैसा होता है तो कभी भी टैक्स देखे। अब इतिहास पर हो गया ना, तो कभी भी टैक्स फिक्स नहीं होता था। जैसे कभी कभी आप देखते हैं मुसलमान शासकों के जजिया वगैरह लिया जाता था तो कभी माफ भी कर दिया जाता था, या फिर वैसे परिस्थिति में लिया जाता जब अधिक धन की आवश्यकता होती है। टैक्स बढ़ाने का अधिकार जो होता है शासकों के पास होता था। तो इस समय संगम युग में भी देखेंगे तो जनरली चाहे हमारे शास्त्रों में कितना टैक्स की बात की गई, 1/6 की बात कही गई है, लेकिन ये बढ़ा घटा भी दिया जाता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल होता था। आप देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास और नॉर्थ इंडिया के इतिहास में आप देखो दो अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन लोग का मतलब जो था ना, इन लोग का ट्रेड पॉलिसी बहुत अच्छा था, ठीक है। ट्रेड वगैरह जो था काफी बढ़िया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सीमा कर, चुंगी कर मतलब इस सारे कर को मतलब वसूला जाता था, ठीक है। जी सर। सेना को मतलब क्या होता था, सेना को मतलब सेना के सेनापति को एनआरडी बोलते थे। सेना के अग्र टुकड़ी को जो मतलब लीड करता था उसको क्या बोलते थे, तुसी बोलते थे। क्या बोलते थे, तुसी बोलते थे, ठीक है। मतलब तुसी लीड करो, ठीक है। अब पिछली टुकड़ी को क्या बोलते थे, कुले बोलते थे। क्या बोलते थे, कुली बोलते थे। ये प्रश्न बीपीएससी पूछा है, ठीक है। बेल्लार किसे बोलते थे, ठीक है। बिल्कुल, बेल्लार जो होता था धनी कृषक होता था। क्या होता था, धनी कृषक होता था, उसको बेल्लार बोलते थे। इसको भी सेना में भर्ती किया जाता है। एक शब्द कडिसियार आता है, ठीक है। मतलब खेत में काम करे मजदूर वगैरह जो होते थे उनको कैडिसियार कहते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये बेल्लाल है जो कि धनी कृषक होते थे, इनको भी सेना में शामिल किया जाता था। सेना चतुरंगनी होती थी। चतुरंगनी कहने का मतलब है अश्व भी होता था, मतलब घोड़ा भी होता था, हाथी भी होता था, रथ भी होता था और पैदल भी होता था। जब सेना में तीनों चीजें जब शामिल है तो उसको चतुरंगनी सेना कहते थे, ठीक है। तो इनके पास सेना जो था चतुरंगनी थी। नगारा में शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगारा आप लोगों ने देखा होगा, शंख भी देखा होगा। जो यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रश्न है, युद्ध भूमि में जो वीर गति पाने वाला सैनिक को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाया, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, जो कि वीर गति को सम्मान होता अभी जैसे उस समय भी था, ठीक है। उसको वीर ककल कहते थे। क्या कहते थे, वीर ककल। इसलिए बनाया जाता था ना कि समाज में लोग इनसे प्रेरणा ले, ठीक है। आने वाले पीढ़ी को इनसे प्रेरणा ले, नडुकल या फिर वीर ककल कहते थे, इसलिए इनके बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने की मतलब जो थी परंपरा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। युद्ध में पराजित राजा जो होता था उसको आमरण अनशन करके अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में, ठीक है, बटकी रुतल कहा गया है, ठीक है। मतलब युद्ध में जो राजा जो पराजित जो हो जाता था वो आमरण अनशन करता था। क्या करता था, आमरण अनशन करके अनुष्ठानिक मृत्यु का मतलब क्या करता था, प्राप्त करता था। और ऐसे मतलब बात करेंगे तो संगम कविताओं में इसे क्या बटकी रुतल कहा गया है। क्या कहा गया, बटकी रुतल कहा गया, ठीक है। थोड़ा सा नाम कठिन है लेकिन याद करेंगे, ठीक है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। ये परंपरा तब मौर्य के समय भी आपको देखने को मिलता था। मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमुख रक्षक जो थे उसमें कौन थी, महिलाएं ही शामिल थी, हथियारबंद महिलाएं होती थी। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनके मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य करता था। यहाँ से प्रथा मतलब शुरुआत होती है जिसको आगे चल के देवदासी प्रथा, जो कि बहुत ही खराब प्रथा अच्छी थी लेकिन इसका ना गलत मतलब प्रयोग किया गया, ठीक है। तो युद्ध में जो बंदी जो मतलब जो युद्ध में जो बंदी महिलाएं जो होती थी उनको दासी बनाकर मंदिरों में दीपक जलाने के कार्य के लिए कराया जाता था, ठीक है। तो संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता, जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जिससे संगम काल में क्या पता हो आपका, समय का पता करने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे।
जलघरी कैसा होता था? किसने देखा है जलघरी? क्या मैं दिखाता हूँ आप लोग को, जस्ट वॉच। जैसे वो सैंड क्लॉक होता है वैसा ही जलघड़ी भी होता था ना, बूंद बूंद पानी गिरता था दूसरे साइड बिल्कुल पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैंड क्लॉक ही जैसा होता था, ठीक है, सैंड क्लॉक ही के जैसा उससे होता टाइम कैसे जलघरी। देखा जाता है? पता हो जाता था ना। वो एक फिक्स रहता था, मतलब इतने से इतना पूरा पानी गिर गया तो उसको एक बेसिक टाइम काउंट करते थे उससे। इसमें आ गए नहीं, ये हिंदी में लिखना पड़े, क्या आ रहा है? भोजपुरी फिल्म का पोस्टर आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अरे एक्चुअली में सैंड क्लॉक आप लोगों ने नहीं देखा है, जैसे मतलब देखिए सैंड क्लॉक बना जाता है 1 घंटा में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा के लिए दिया जाता था, 1 घंटा में पूरा बालू जो है नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर करना हाँ हाँ, पड़ता, ये उसी तो तरह जल देखे घड़ी हैं। भी था, ठीक है। ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, उसी तरह से जल घड़ी का भी मतलब प्रयोग होता था। तो संगम काल में जल घड़ी का ही प्रयोग होता था समय देखने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सफल प्रदेश में ब्राह्मणों, बहुत डरावना था, माइक बंद कर लीजिए, इधर से भी आवाज आई, ठीक है। चलिए, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, ठीक है। ब्राह्मण हमेशा से समाज में प्रतिष्ठित वर्ग था, सभी को मृत्यु दंड का मतलब देने का अधिकार है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देते थे, ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भी खाते थे और सूरा भी पीते थे, ठीक है। सूरा क्या होता था? शराब। क्या होता था? शराब होता था, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। लेकिन ये शराब जो थी विशेष प्रकार के अन्न से बनाई जाती थी। ब्राह्मणों का पश्चात संगम युग में सबसे जो था बेल्लार था। बेल्लार कौन था? एक धनी किसान होते थे, ठीक है। क्या होता था? धनी किसान को क्या बोले? बेल्लार। बीपीएससी पूछा है, इनका मुख्य काम क्या था? कृषि कार्य था। बेल्लार के प्रमुख को बेल्दी बोलते थे, ठीक है। क्या बोले? बेल्लार के जो प्रमुख जो था बेल्दी कहते थे, ठीक है। खेतों में काम करने वाले मजदूर को कैडेशियर कहते थे। क्या बोलते थे? कैडेशियर कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाए? यहाँ से प्रश्न पूछा है, ठीक है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किसी ने मुझे से अगर जीवन में किसने मुझे पूछा था, कोई एक आदमी जिसने मुझसे, उससे पहली बार ही बात हुई थी, लेकिन उसने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या बोलते हैं? वेनिगर कहते हैं, ठीक है, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। उसको वेनिगर बोला जाता था, ठीक है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहते थे, ठीक है, याद इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए, किसान को क्या बोलते थे? वलीर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धनी किसान को क्या बोलते हैं? धनी किसान को विलालोर। विलार। बेल्लार, ठीक है। यहाँ पे समूह को क्या बोला जाता है? ठीक है, इनके समूह को क्या बोलते थे? वलीर। नहीं, बोलते थे बेल्लीर बोलते थे, ठीक है। कैडेशियर किससे बोलते थे? कैडेशियर कैडेशियर किसे बोले? कैडेशियर मजदूर को। व्यापारी वर्ग को वेनिगर, ठीक है। अब संगम साहित्य में दास प्रथा के कोई अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो कैडेशियर वगैरह जो काम जो करते थे, तो इसमें कभी कभी क्या होता, युद्ध में जो मतलब जो हार जो जाते थे ना, मतलब जो बंदी जो होते थे, उनसे भी इसमें काम करवाया जाता था, ठीक है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। और संस्कार कितने हमारे हिंदू धर्म में? संस्कार कितने हैं? 16। बिल्कुल, तब ना बोलते हैं 16 के 16 गुण जो है मिल रहा है, ठीक है। एक भी अगर गड़बड़ अगर हुआ तो फिर 36 होते हैं। 36 होते हैं, सॉरी गुण 36 होते हैं, संस्कार 16 होते हैं, सॉरी। मतलब स्त्री और पुरुष का क्या मिला? संस्कार मिलाते हैं कि गुण मिलाते हैं? गुण मिलाते हैं। संस्कार में सिर्फ विवाह थोड़ी आता है, वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के संस्कार होते हैं 16। बिल्कुल, वो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो संस्कार इसमें क्या, इनमें से बात करेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह। गंधर्व विवाह कौन सा विवाह होता था? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। राक्षस विवाह मतलब स्त्री को मतलब क्या किया जाता है? उनको जबरदस्ती किया जाता है, ठीक है। 50 में होता है स्त्री को सोते हुए अवस्था में, ठीक है, सोते हुए अवस्था में दुराचार करके, ठीक है। असुर विवाह में क्या किया जाता था? उसको मतलब वो किया जाता, क्या बोलते हैं उनको? अगवा करके अपहरण कर लिया जाता था, ठीक है, ऐसे होता है। बाकी और भी बहुत सारा है, रहने दीजिए। परने विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे मतलब परने विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पचतनी कहा जाता था। एक पक्षीय परने में कैकी कने
अनुचित पड़ने में पैरुदने कहा गया था, ठीक है, हटा दीजिए। संगम काल में चावल जो था प्रमुख क्या था, खदान था, ठीक है। वजह क्या था, कावेरी का जो क्षेत्र जो था वो मतलब बहुत अधिक उपजाऊ था, और कहते थे से मतलब आगे चल के मिलेगा ही, सूर्य अभी क्या बात करूं, ठीक है। इसे दूध में मिलाकर मतलब सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता, जो कि अभी भी मोर पॉपुलर है दक्षिण भारत में। हालांकि दूध में मिलाकर अभी नहीं बनाते हैं, लेकिन उस समय दूध में मिलाकर ही सांभर बनता था, ठीक है। ये जो साउथ इंडियन होता है उसमें नारियल का दूध मिलाया जाता है एक्चुअली, जो रियल हाँ होता है, बाकी लोग नहीं मिलाते, वो अलग बिल्कुल। बात। नर्तक की बात करेंगे, नर्तकियों और गायकों को दल बल घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साइड में इसको ये बिडेलियर ध्यान में रखें, बिडेलियर इसको बोलते थे, ठीक है, जो कि घूम घूम कर मतलब मनोरंजन करने का काम जो करते थे, ठीक है। तमिल साहित्य में बात करेंगे मचेलियर, मचेलियर ओबेयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से काल में स्त्रियां सुशिक्षित थी, ठीक है। तो संगम साहित्य में भी बात करेंगे, स्त्रियां जो है सुशिक्षित थी। पैरेलल में थोड़ा बाद में आके आप देखोगे इधर नॉर्थ इंडिया में आपको वैदिक मिलेगा, उसमें भी मतलब महिलाएं जो थी सुशिक्षित आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये दो महिलाएं जिसका नाम मचेलियर और ओबेरियर, ये दोनों कवित्री थी, ओबेरियर, ठीक है, काफी पढ़ी लिखी ओबेरियर। थी, तो इसलिए हाँ बिल्कुल, ठीक है। संगम काल के लोग तो कौवा को शुभ मानते थे, और जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था, ठीक है। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध मतलब क्या करते थे, कराते थे, ठीक है। इस कारण सागर के मध्य चलने वाला जहाज उनको अपने साथ मतलब क्या करते थे, ले जाया करते थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें मतलब क्या बोलते थे, बिरगल या फिर वीरपस्तर कहते थे, ध्यान में रखेंगे। इनकी पूजा भी होती थी, मतलब ये वही सैनिक होते जो कि वीर गति में मतलब क्या होते थे, युद्ध में वीर गति को मतलब क्या होते थे, प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। सैनिकों के सम्मान में बड़े बड़े प्रतिमाओं का मतलब मूर्ति मूर्ति तो नहीं था, लेकिन पत्थर का बनाया जाता था, खड़ा किया जाता था, ठीक है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था, ठीक है, क्योंकि इनके पास फुहार था, इनके पास कावेरी पट्टनम था। तो फुहार और कावेरी पट्टनम दोनों के वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता था, वहां पे समुद्र का भी एक्सेस था, तो काफी अधिक जो था मतलब स्वर्ण मतलब वस्त्र उद्योग था। जबकि बात करेंगे पांडे राज्य के पास भी कुछ बंदर, कोई की बात करेंगे, सालीनूर की बात करेंगे, ये पूछे हुआ बीपीएससी में, बीपीएससी में किसमें पूछा था, बंदरगाह को लेकर प्रश्न देखा था, ठीक है। हाँ कोई मोती को खोजने के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कौन करता है, ये मेगा स्नीच, पांडे राज को मोतियों का मतलब द्वीप बताया, ठीक है, मेगा स्नीच, ठीक है, ये चर्चा करता मेगा स्नीच, ठीक है। तो कोकोई सालूनी चेर राज्य में प्रमुख बंदर, चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। चेर राज्य में बंदर जो था प्रमुख बंदरगाह था। कोकोई जो था पांडे राज के पास था, जो कि मोती के खोजने के लिए मतलब क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है। जी सर। आप चलेंगे, पांडे आपका खत्म ही है, सॉरी। कोरोमंडल समुद्र तट में पुडुचेरी में 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अर्कीमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था, अर्कीमेडु। यहाँ से क्या मिले, यहाँ से आपको रोमन सिक्के मिले, पता है ये, यहाँ पे बंदरगाह, यहाँ इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होने का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि 1945 में जब यहाँ पे खुदाई हुई थी एक विशाल रोमन बस्ती का भी पता चला, ठीक है। यहाँ मनकों के निर्माण का भी कारखाना था। पेरिफेल्स में अर्कीमेडु को पेडोक कहते थे। किताब नहीं था पेरिफेल्स ऑफ द एथेरियन, जिसका लेखक के बारे में पता नहीं है, तो उसमें इसका पेडोक के नाम से बोला गया। यहाँ से बहुत अधिक रोमन सिक्के आपको प्राप्त हुए, ठीक है। क्या रोमन सिक्के प्राप्त हुए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार होता था रोम के साथ, ठीक है। ये भी आप एक रोमन बस्ती भी मिला है। संगम काल में मिस्र के नाविक को हिपुलस कहते थे, ठीक है, जो कि मतलब क्या था, मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों के सीधे समुद्र में पार सकने करने की विधि खोजी थी। लेकिन एक्चुअली में विधि अब मेडिवल इंडिया, जब मेडिवल बोलता हूँ मध्यकालीन भरोगे तो अरबी को दिया जाता है, ठीक है। इसने अल मसूदी ने इस विधि को खोज निकाली मानसून के बारे में, ठीक है। लेकिन संगम युग में मतलब मिस्र के नाविक को हिपुलस ने मानसूनी हवाओं के साथ बड़े जहाजी बेड़ा को मतलब हवा के सहारे मतलब समुद्र में लेकर चलाता था, इसकी विधि मतलब खोज के निकाली थी। तमिल देश का जो प्राचीन देवता का मुरुगन थे, ठीक है, क्या थे, मुरुगन थे, ठीक है। कालांतर में उसका नाम मतलब सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है। और इसका संबंध मतलब जो था ना स्कंद कार्तिक के साथ उसका दाम्पत्य क्या लिखा हुआ, तदामत्य स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो कार्तिक ऐसे के साथ इनका किया जाता है, बिल्कुल। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र भी मानते हैं। स्कंद का नाम एक नाम कुमार भी है, ठीक है। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक क्या था, मुर्गा था, ठीक है। और इनका जो था मुर्गा था, क्या था, मुर्गा जो था इनका मतलब क्या था, प्रतीक था। तथा उनके विषय में मानता था कि उसे पर्वत पे मतलब कीड़ा करना, ठीक है, कीड़ा करना अत्यधिक मतलब अत्यधिक प्रिय था। मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, कीड़ा करना मतलब नृत्य गान ये सब करना बहुत अधिक, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी करना बहुत पसंद था। और इनका जो मतलब जो शस्त्र जो था उसको बर्छा था। बर्छा समझते हैं ना, बरसा, भाला, 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 ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुर्बस नाम की पर्वतीय जनजाति की जितनी स्त्रियां जो थी सारे के सारे मुर्गुन की मतलब पत्नियां माना जाता है, ठीक है।
ध्यान रखें, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण जो था संगम कवियों को ज्ञात था, लेकिन वर्णिक व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलती है संज्ञा युग में, ध्यान में रखेंगे। लेकिन वहां पे ब्राह्मण वर्ग था, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताएगा, जिसे मैंने अकनु बोलते थे, क्या बोलते थे, अनकु बोलते थे, मतलब जादुई शक्ति वगैरह में इस समय विश्वास था, उनको अनकु बोलते थे, ठीक है। चलिए फिल्म का नाम बताता हूँ, PS पर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, खास करके चोला के बारे में, ठीक है। हालांकि बहुत बोरिंग फिल्म है, अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब झेल सकते हैं किसी भी फिल्म को अगर आप लोगों ने देखा है इसे तो। क्लास में सारा नेट खत्म। अच्छा, देखिएगा ये कितना जो खत्म है, मेरा 10 GB समाप्त है अभी तक, ठीक है। हम तो 300 रुपया का हर सप्ताह में रिचार्ज करते हैं, 50 GB। मतलब जॉब करते हैं ना, हम लोग को पापा पैसा देते। दुख है हमें इस बात का, आपको पापा पैसा देते हैं, हम लोग को तो कोई नहीं देता था। पापा को एक दिन क्लास में शामिल कीजिए, फिर उनको सचाक जब चीजों को देखेंगे ना, तो फिर वो फिर नहीं डांटेंगे। आजकल बहुत लोगों को लगता है कि पापा लोगों का या फिर मम्मी लोगों का से मोबाइल में वीडियो टीडियो देख के खत्म होता है, लेकिन हाँ इस क्लासेस में आपका, लेकिन आप इसको म्यूट कर सकते हैं, मुझे म्यूट कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, मतलब वीडियो अगर आप लोग को नहीं देखना है तो कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन कैसे होगा सर? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी अब ने बताया आदत तो बन कर गई है ना सकते सर हैं। पढ़ने का वीडियो के साथ, रुक वैसे जाइए। अच्छा, ही आदत बन गई है। अच्छा, हम तो बुक भी लेके बैठे हैं, हम बुक भी में देख। बुक लेकर के बैठे हैं, बस बुक में भी देख आप रहे हमें हैं। केवल सुनते रहिए, आपकी सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर आप किताब बुक लेकर बैठे हैं, एक्सेस साथ में एक करते हैं। पेंसिल भी लेकर बैठिए, ठीक है, तो आपकी और अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सर, हेलो, हम्म। इसमें आप बताए थे एक बार चार चार प्रकार के गांव का